स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट कवर करेंगे। इसके अंदर हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड विच इज वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल। तो सबसे पहले बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की भी मैं बात करूं कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको मेजर 3 इवेंट्स में हमने डिवाइड किया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान से सुनना, सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें क्योंकि हम फटाफट कोई रिकैप लेंगे बेटा। तो सबसे पहला हमने फ्लावर को डिटेल में समझा था कि फ्लावर के टोटल हमने 4 पार्ट पढ़े थे, 2 इज नेसेसरी एंड 2 इज एसेसरी। नेसेसरी पार्ट जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज एंड्रोशियम एंड काइनोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसकी बेसिक यूनिट को स्टेमन कहा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, स्टेमन क्या होता है। स्टेमन इज टेक्निकली सेड टू बी माइक्रोस्पोरोफिल। तो हम देखेंगे बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करूं तो इसके अंदर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैमेटोजेनेसिस और यू कैन कॉल स्पोरोजेनेसिस, हाउ प्लांट मेक स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, और फाइनली कैसे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के बारे में। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना है बेटा, जिसको हमने बोला एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट whereas filament is a stalk like structure और it is non fertile part जो एंथर को होल्ड करके रखता है। किससे होल्ड करके रखता है? थैलेमस से। तो दिस इज प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस वन इज डिस्टल एंड। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ड्रॉ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। कि जब आप किसी भी एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ कॉमन एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं बेटा, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, जो इस लोब को 2 थीका में डिवाइड करती है। तो टोटल हर एक लोब में आपको 2 थीका दिखाई दे रहे हैं। दैट्स व्हाई ईच एंथर इज सेड टू बी डाइथिकस और बाइथिकस इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एंथर इज कॉल्ड बाइथिकस और डाइथिकस? क्योंकि हर एक लोब को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव ने 2 थीका में डिवाइड किया है एंड ईच थीका कंसिस्ट ऑफ 1 स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जब 2 लोब हो गए तो टोटल 4 थीका हो गए और चारों में एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसीलिए हमने टर्म यूज किया अवर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर। हाउ मेनी स्पोरेंजियास प्रेजेंट? 4, दैट्स व्हाई वी कॉल टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क का आपका बोर्ड में कई बार आया है बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन। कि जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो हमें उसके अंदर बहुत सारी वॉल्स नजर आएंगी, आउटसाइड टू इनसाइड हम मूव करेंगे। फटाफट रिकॉल कराऊंगी मैं आपको। outermost wall is said to be epidermis, which is parenchymatous densely packed cell. The second one outside to inside endothecium, इसके अंदर सेलुलोज की थिकनिंग होती है एंड ऑन डिहाइड्रेशन इट शो क्रैक। तो सबसे पहला क्रैक जो अपीयर होता है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस जो अपीयर होता है, वो किस लेयर में अपीयर होता है? एंडोथीसियम। फिर आ जाते हैं अंदर की तरफ, तीसरी लेयर है बेटा मिडल लेयर, विच इज 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर। 2 से 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है जो आपके कनेक्टिव से न्यूट्रिशन को विड्रॉ करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टेपिटम एंड द इनर मोस्ट वॉल इज टेपिटम। तो आउटसाइड टू इनसाइड हमने देखा कि एंथर की 4 वॉल हैं। इन 4 वॉल में से सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन में कौन इन्वॉल्व होती है? तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस ऑफ पोलन। व्हाट डू मीन बाय डिहाइसेंस? कि जब आपके एंथर के अंदर पोलन मैच्योर हो जाएंगे तो उसको रिलीज कराना है। रिलीज कराने की प्रोसेस को डिहाइसेंस कहते हैं। पोलन यहां से रिलीज होता है बेटा, व्हिच पॉइंट इज सेड टू बी स्ट्रोमियम। नाउ कम ओवर द इनर मोस्ट लेयर व्हिच इज द टेपिटम। जनरली बाइन्यूक्लिएट एंड ट्राइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है, इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर पूछा जाता है आपके बोर्ड में। टेपिटम कैसी लेयर है बेटा? इनर मोस्ट लेयर है जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है। तो मेन इसका फंक्शन फटाफट देखेंगे। नंबर 1 कि जब पोलन बनता है तो पोलन के ऊपर जो आउटर मोस्ट वॉल होती है एक्साइन, एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन एज स्पोरोपोलिनिन। वो कौन रिलीज करता है बेटा? टेपिटम रिलीज करता है। तो स्पोरोपोलिनिन की ओरिजिन की बात करूं तो इट इज स्पोरोजिनस इन नेचर। सेकेंड बेटा कि जब आपने पोलन को कभी टच किया हो तो येलो स्टिकी पाउडर से आपको टच होता है, which is said to be pollen pit. It is also secreted by tapetum, which ensure entomophily, or you can call it attract insect to ensure pollination. Provide nutrition to developing pollen. Hence, this tapetum is said to be nourishment layer or nurse cell.
प्रोड्यूस केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम है जो केलोज की वॉल को तोड़ती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपसे पूछा जाएगा कितनी वॉल होती है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। नाउ कम ओवर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कि एंथर के अंदर जो पोलन्स बनने वाले हैं उसकी प्रोसेस को, बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पूछा जाए कहां चलती है ये प्रोसेस, तो इट इज ऑपरेटेड इन माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज एंथर। एंथर के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। तो व्हाट इज द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंथर के अंदर चल रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है व्हिच इज द अंदर वाला जो पार्ट है जहां पे पोलन्स बनने वाले हैं, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर अंडरगो स्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान से देखें, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हर एक सेल बिहेव करता है पोलर मदर सेल की तरह। ईच एंड एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव एज अ पोलर मदर सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। तो पीएमसी में मेयोसिस 1 हुई तो माइक्रोस्पोर डायड बना, मेयोसिस 2 हुई तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड व्हिच अरेंज इन टेट्राहेड्रल फैशन। तो एक पीएमसी कितने माइक्रोस्पोर बनाता है, 4 पोलन्स बनाता है, सॉरी 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। लेटर ऑन ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर गिव राइज टू पोलन ग्रेन। ध्यान से देखें, स्टेप नंबर 2, माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन। दिस प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहला स्पोर बनता है और यही माइक्रोस्पोर लेटर ऑन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन। तो ध्यान से देखें, एक पीएमसी ने 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू बनाए थे। माइक्रोस्पोर में हमने अनइक्वल डिवीजन की क्योंकि वैक्यूल होता है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है, इसीलिए अनइक्वल डिवीजन होती है। दिस अनइक्वल डिवीजन वुड रिजल्ट इन 2 सेल स्टेज। द बिगर वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज जनरेटिव सेल। 2 सेल बन गए बेटा। अब ध्यान से देखें, दिस इज सेड टू बी 2 सेल 2 न्यूक्लियेट पोलन। यदि मैं 60% एंजियोस्पर्म की बात करूं तो 2 सेल 2 न्यूक्लियेट स्टेज में आपका पोलन एग्जिस्ट करता है। कुछ 40% जो रिमेनिंग रह गए उसके अंदर ये जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगी एंड इट वुड रिजल्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट। दैट्स व्हाई दिस सेल इज सेड टू बी जनरेटिव सेल। ध्यान से सुने, टोटल पीएमसी में एक मेयोटिक डिवीजन हुई जिससे 4 माइक्रोस्पोर बने। एक माइक्रोस्पोर में अनइक्वल डिवीजन हुई तो 2 सेल 2 न्यूक्लियेट बना। बड़े सेल को हमने वेजिटेटिव सेल कहा, छोटे सेल को जनरेटिव सेल कहा। जनरेटिव सेल में इक्वल डिवीजन हुई, इक्वल माइटोटिक डिवीजन हुई जिससे 2 मेल गैमेट बन गए। वी स्टार्ट फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो इट कन्वर्ट इनटू 3 सेल 3 न्यूक्लियेट पोलन। तो 3 सेल 3 न्यूक्लियेट पोलन बनाने के लिए 1 मेयोसिस और 2 माइटोसिस होती है। 2 सेल 2 न्यूक्लियेट पोलन बनाने के लिए 1 मेयोसिस 1 माइटोसिस होती है। नाउ कम ओवर द डिटेल ऑफ पोलन। कई बार क्वेश्चन आया है कि पोलन को ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। यदि आपके पेपर में 2 सेल 2 न्यूक्लियेट आ जाए तो आप ये वाला ड्रॉ करेंगे, 3 सेल 3 न्यूक्लियेट आ जाए तो ये वाला ड्रॉ करेंगे। और सिंपली क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो यू हैव टू गो थ्रू 2 सेल क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पोलन में, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन आपका 2 सेल स्टेज में एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा डिटेल ऑफ पोलन देखते हैं। साइज की बात करूं तो इट इज हाईली वेरिएबल इन प्लांट्स, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है बेटा। अब आप इस पोलन को देख रहे हैं तो ब्लू कलर से मैंने आउटर मोस्ट वॉल बनाई है व्हिच इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर एग्जाइन, बट एट सर्टेन पॉइंट दिस बाइलेयर स्ट्रक्चर आर मिसिंग। उस पॉइंट को हमने नाम दिया बेटा जर्म पोर। जहां पे एग्जाइन मिसिंग है, डिसकंटिन्यू है, उस पार्ट को हमने जर्म पोर कहा, जहां से पोलन जर्मिनेट होता है, मेक पोलन ट्यूब। फिर आता है कि जो बड़ा सेल था जिसको हमने नाम दिया था वेजिटेटिव सेल कंटेनिंग मेसाइक्लोर न्यूक्लियस, और उसी के अंदर फ्लोट कर रहे हैं 2 छोटे-छोटे मेल गैमेट। किसमें फ्लोट कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैंने इसके 3-4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए। वेजिटेटिव सेल का साइज लार्ज होता है, इरेगुलर शेप होती है, इट कंसिस्ट ऑफ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, फॉर्म पोलन ट्यूब, यही आगे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाती है। जनरेटिव सेल की बात करूं तो आपको कुछ स्पिंडल शेप नजर आ रहा है, स्मॉल है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव, स्पिंडल शेप है, गिव राइज टू 2 मेल गैमेट ऑन माइटोटिक डिवीजन, फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल। बाहर वाली वॉल को हमने एक्साइन नाम दिया, जनरली इरेगुलर है, बाइलेयर्ड है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ कि ये किससे बना है बेटा, स्पोरोपोलिनेज से, व्हिच इज रेजिस्टेंट टू एसिड अल्कली टेम्परेचर एंड एंजाइम, जिसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। तो कैन वी कॉल इट इज preserved as a fossil and
and that's why we use term microfossil. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए why pollens preserved as fossils और fossilized stage में क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्साइन, क्योंकि एक्साइन किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलेनिन से, जो किसने सिक्रीट की थी, टैपिटम ने की थी। इनरमोस्ट वॉल जो कॉन्टिन्यूस नजर आ रही है बेटा, which is continuous in nature, there is no interruption, it is made up of pectin and cellulose, that's why it is pectocellulosic in nature and form pollen tube. This is the overall explanation of pollen. Now come over कि कुछ pollens एलर्जी कॉज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जब पोलन एंटर करता है तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा को एक्स्ट्रा एक्टिवेट कर देता है, इट लीड टू क्रॉनिक एस्थेमेटिक प्रॉब्लम, कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है। ये पोलन एलर्जी जो सबसे कॉमन प्लांट कॉज करता है, जो आपके एनसीईआरटी मेंशन करे, देयर आर सो मेनी प्लांट्स व्हिच लीड टू एलर्जी बट द मोस्ट कॉमन प्लांट इज पार्थेनियम कैरेट ग्रास। हम सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं। पोलन को जो यूज किया जाता है बेटा एज अ फूड एंड फीड सप्लीमेंट्स, की इसको ह्यूमन भी खाते हैं बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट, और इसको एज अ फीड सप्लीमेंट रेसिंग हॉर्सेस और एथलीट के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन है। नाउ कम ओवर द पोलन वाइबिलिटी, यहां से क्वेश्चन आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट निकलेगा। पोलन वाइबिलिटी होती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन फॉर्म पोलन ट्यूब। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सबसे मिनिमम पोलन वाइबिलिटी किसकी होती है, मैक्सिमम किसकी होती है। सोलारेसी फैमिली, आलू की फैमिली है, पोटैटो की। फेबियेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, नाउ रिसेंटली सेड टू बी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम पॉड फलियों की फैमिली है। रोजेसी में रोज फैमिली आती है। इसके जो पोलन है बेटा वो वाइबल रहते हैं 1 मंथ 30 डेज तक। एंड ग्रामिनी फैमिली पोएसी जो रिसेंटली एनटीए ने ऐड किया आपके सिलेबस में 30 मिनट टू 1 आवर होती है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि मुझे हरियाणा से पोलन को, बीज के पोलन को महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट करना है, इज इट फिजिबल कि वो जाके जर्मिनेट करेगा? नो, क्योंकि इसकी वाइबिलिटी कितनी है, 30 मिनट्स। तो अब मैं उसको ऐसा क्या करूं, वाइबल कंडीशन में रखने के लिए क्या करूं, तो मैं उसको प्रिजर्व कर दूंगी। इसके अंदर मैं उसको प्रिजर्व कर दूंगी, स्टोर कर दूंगी लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो जिन पोलेंस की वाइबिलिटी बहुत कम है, ट्रांसशिपमेंट करना है, प्लांट ब्रीडिंग कराना है, बहुत एंडेंजर्ड प्लांट है, उनके पोलेंस को स्टोर करना है, तो हम किस सॉल्यूशन में इसको प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, सॉरी लिक्विड नाइट्रोजन सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। तो पोलन बैंक का यदि मैं यूज पूछूं या पूछा जाए आपसे पेपर में, तो ex-situ कंजर्वेशन की किसी भी एंडेंजर्ड प्लांट के जीनोम को, पोलेंस को हम स्टोर कर सकते हैं एंड यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। Come over the second topic, structure of pistil and gametogenesis। जो फीमेल पार्ट होता है बेटा उसको हम पिस्टल बोलते हैं, एज यू नो ऑलरेडी। इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये भी थैलेमस पे रेस्ट करता है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके पोलन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और न्यूट्रिशन भी देता है, कॉम्पैटिबिलिटी भी चेक करता है। जो सिलेंडर पार्ट है स्टाइल, इट समटाइम्स सॉलिड एंड मेनली होलो होता है, समटाइम्स इट इज सॉलिड इन नेचर, जो इंश्योर करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। एंड बेसल स्वोलन पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर ही स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल, व्हिच लेटर ऑन गिव राइज टू सीड कनेक्टेड टू ओवरी वॉल थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्यूनिकल। और ये प्लेसेंटा से कनेक्ट है बेटा, प्लेसेंटा से कनेक्ट है। हम 11th क्लास में हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ कार्पल की बात करूं, मॉर्फोलॉजी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ाऊंगी जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। अब जो फ्लावर होते हैं उसमें कार्पल के नंबर वेरी करते हैं कि सिंगल कार्पल है तो वी यूज द मोनोकार्पलरी, एग्जांपल है मैंगो, कोकोनट एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली फेबियेसी। बाइकार्पलरी की बात करूं, ये फूल में 2 कार्पल है, 2 कार्पल है, 2 पिस्टिल है, वी यूज द बाइकार्पलरी। अब ये कार्पल फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। ये फ्री है तो हम यूज करेंगे बाइकार्पलरी एपोकार्पस, फ्यूज्ड है तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस। इसके एग्जांपल गिवन है बेटा रोज, लोटस, और सिनकार्पस के एग्जांपल है ब्रेसिकेसी एंड सोलारेसी के मेंबर। ट्राइकार्पलरी की बात करूं, 3 कार्पल है, फ्री है तो ट्राइकार्पलरी एपोकार्पस, जिसमें फैमिली लिलियेसी। ये हमारा सेगमेंट क्लास 11th का था, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन आएगा वो बेटा यहाँ से आएगा, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन है। 1-2 फूल दिए हुए हैं जिनके अंदर मेनी कार्पल्स हैं। मेनी कार्पल है तो वी यूज टर्म मल्टी कार्पलरी, यदि वो फ्री है तो वी यूज टर्म एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। और यदि वो फ्यूज्ड हो गए हैं, सारे के सारे कार्पल फ्यूज्ड हो गए हैं, तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस।
तो मल्टी कार्बोनरी एपोकार्पस का एक एग्जांपल एनसीईआरटी देती है मिशेलिया, जिसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई थी, एएम से याद कर लेना। मल्टी कार्बोनरी एपोकार्पस किस पे मिल रहा है आपको? मिशेलिया में, कुछ लोग इसको माइकेलिया भी बोलते हैं। मल्टी कार्बोनरी सिनकार्पस का एग्जांपल है पेपेवर सोमनिफेरम, जिससे हम अफीम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉपी प्लांट है ये। इसके अंदर कैसी कंडीशन है बेटा? मल्टी कार्बोनरी सिनकार्पस। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ट्रिक बता दिया मैंने। एपोकार्पस कंडीशन किसमें है? मिशेलिया में, और सिनकार्पस कंडीशन बचा ही एक प्लांट पेपेवर। नाउ कम ओवर द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड का काउंट करता है बेटा। ये जो आपको ओव्यूल नजर आ रहे हैं, कार्पल के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट बहुत सारी वेरिएबल होती हैं, ऑर्थोट्रोपस हो सकती हैं, हेमीट्रोपस हो सकती हैं, एनाट्रोपस हो सकती है, सर्सिनो। उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 80% एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल पाया जाता है दैट इज इन्वर्टेड टाइप, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब सपोज दिस इज प्लेसेंटा और ये स्टॉक है जिसको हमने फ्यूनिकल बोला, और यहाँ पे ओव्यूल है बेटा। ऐसी अरेंजमेंट है ओव्यूल की, दिस इज प्लेसेंटा, दिस वन इज प्लेसेंटा एंड दिस वन इज फ्यूनिकल। इस पॉइंट पे अटैच है हाइलम, और ये है कंप्लीट ओव्यूल, और इसका ऊपर वाला पार्ट जिसको माइक्रोबाइल कहते हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल उल्टा ओव्यूल होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। 80% एंजियोस्पर्म में इस तरह के ओव्यूल मिलते हैं, एनसीईआरटी ने इसी को एक्सप्लेन किया है। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर। ओव्यूल जो है, यदि मैं कहूं कि ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जहां पे मेगास्पोर बनने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर हमने एंथर में बनाए थे, ओव्यूल के अंदर हम मेगास्पोर बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है नॉन एज फ्यूनिकल। जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल ओव्यूल की वॉल से पहली बार अटैच होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल इन्वर्टेड है तो दिस फ्यूनिकल एक्सटेंड अलोंग विद द वॉल ऑफ ओव्यूल। सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूल इन्वर्टेड है तो ये फ्यूनिकल के इसके वॉल के साथ ही एक्सटेंड करेगी। तो ये जो एक्सटेंशन है दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रैफे। जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल अटैच होता है उसको हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल की एक्सटेंशन अलोंग विद द ओव्यूल वॉल अलोंग द वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज रैफे। और जो आउटर पार्ट है ओव्यूल का, जो वॉल है उसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। दिस वन इज आउटर इंटेगुमेंट, दिस वन इज इनर इंटेगुमेंट। यदि मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में, तो इंटेगुमेंट इज here integument is continuous but here integument is missing, and that missing integument point or pore known as micropyle। जब एक सीड में आप देखते हैं जहां से वाटर की एयर की एंट्री होती है उस पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं। वो ऐसा पार्ट है ओव्यूल का जहां पे इंटेगुमेंट मिसिंग होता है, इंटरप्टेड होता है। और जो इनर मोस्ट वॉल है मल्टीसेलर स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज न्यूसेलस। ध्यान से सुने, जो पॉइंट अटैच कर रहा है उसको हमने फ्यूनिकल बोला। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। फ्यूनिकल इज स्टॉक व्हिच कनेक्ट प्लेसेंटा टू ओव्यूल। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू ओव्यूल। जहां पे आपका फ्यूनिकल अटैच होता है उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। फ्यूनिकल एक्सटेंड कर जाता है along with the wall of ovule is known as raphe। उस पार्ट को हम रैफे बोलते हैं। Integument is protective layer, generally it is 2 in number, commonly it is 2 in number, but it is sometime absent, जिसको हम achequic ovule कहते हैं। sometime it is single integument भी हो सकता है, but that is generally 2 in number, की बात कर रही हूँ। आपने पढ़ाई है आउटर सीड कोट टेस्टा एंड इनर सीड कोट टेगमेंट, जो लेटर ऑन क्या बनाएंगे आपके इंटेगमेंट ही टेस्टा एंड टेगमेंट में कन्वर्ट होते हैं। जो अंदर वाली लेयर है इसको हमने न्यूसेलस बोला कि मेगास्पोर इट्स बेसल सेल बिहेव एज एमएमसी व्हिच अंडरगो म्योटिक डिवीजन एंड गिव राइज टू मेगास्पोर। नाउ कम ओवर द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट मेगास्पोरोजेनेसिस। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे। तो आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक पे, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट। एम्ब्रियो से कितने सेल बनता है बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। माइक्रोस्पोर हमने बनाया था, पोलन हमने बनाया था 2 सेल 2 न्यूक्लिएट, 3 सेल 3 न्यूक्लिएट। लेकिन जो आपकी फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होती है। कैसे होती है समझना ध्यान से। ये देख लें आप ध्यान से, बाहर वाली वॉल को हमने इंटेगमेंट कहा था, अंदर वाली लेयर को हमने न्यूसेलस कहा था। न्यूसेलस इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेल हैं
लेकिन बेसल सेल, एक सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, इट स्टार्ट बिहेविंग एज एमएमसी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओनली वन ऑफ बेसल सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का सिर्फ एक ही सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, जो बेसल पोर्शन की तरफ है, वो स्टार्ट बिहेविंग एज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो एमएमसी क्या है बेटा? दिस इज द बेसल सेल ऑफ न्यूसेलस, अंडरगो meiotic 1 डिवीजन, गिव राइज टू 2 स्पोर, मेगास्पोर डायड। फिर meiotic 2 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि meiosis ऑपरेटेड इन 2 स्टेजेस, meiotic 1 एंड meiotic 2। It give rise to megaspore tetrad। तो 1 MMC give rise to 4 megaspore। 4 megaspore जो हेप्लॉइड बन चुके हैं, लेकिन चारों के चारों मेगास्पोर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने माइक्रोस्पोर बनाए थे, 4 बनाए थे, एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने थे। यहाँ एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर तो बने हैं, लेकिन फाइनली 4 में से एक ही पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियोसेक को बनाने में, एंड दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ध्यान से समझना, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ फर्दर एक एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए। तो आप देखें 3 मेगास्पोर डीजेनरेटेड, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए बेटा, एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया। सारे सेल ने अपना न्यूट्रिशन एक को दे दिया, एंड दिस फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज नोन एज एम्ब्रियोसेक। तो आपने देखा वहां पे चारों माइक्रोस्पोर पोलन बना रहे थे, लेकिन यह चारों मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बना रहे, 4 में से सिर्फ एक ही बना रहे हैं। दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो फंक्शनल मेगास्पोर में एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है, एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस होगी, लेकिन अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन जिसमें सेल नहीं डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। नाउ अ सेल इज प्रोड्यूस्ड विद 8 न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल बन चुका है जिसमें 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं। दिस 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज रिजल्टेंट ऑफ 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोटिक डिवीजन कराई, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक सिर्फ न्यूक्लियस में डिवीजन कराई, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और वॉल फॉर्मेशन। अब ये न्यूक्लियस भागेंगे बेटा, 3 न्यूक्लियस भाग गए चलाजा की तरफ, 3 न्यूक्लियस आ गए माइक्रोपाइल की तरफ, और 2 न्यूक्लियस रह गए सेंटर में, एंड रिजल्ट फर्दर वॉल बन गई। कितनी बार वॉल बन गई? 6 बार। यदि एक सेल में 6 वॉल बना दे तो टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 7। सुनना ध्यान से, सपोज एक सिंगल सेल है, मैं उसमें 6 बार वॉल बना दूं, तो हाउ मेनी टोटल सेल प्रोड्यूस्ड हियर? 7 सेल। तो रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, रेदर देन वी यूज टर्म वॉल फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, वॉल फॉर्मेशन हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स? 6 वॉल, नॉट टाइम्स, 6 वॉल फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखें, जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ आई, जो सेंटर में सेल आया which is prominent cell और bigger cell which is known as female gamete known as egg आ चुका है बेटा, and it is surrounded by 2 cell known as synergid। तो एक एग 2 synergid से सराउंडेड है, माइक्रोपाइल की तरफ सिचुएटेड है, and the structure is said to be egg apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, egg apparatus is comprises of 2 synergid and 1 egg। 3 सेल जो चलाजा एंड की तरफ बने हैं उसको हमने बोला एंटीपोडल। एंटी का मतलब अपोजिट, पोडा के अपोजिट, एंटीपोडल। और जो बड़ा सा सेल रह गया बीच में नॉन एज सेंट्रल सेल कंटेनिंग हाउ मेनी न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई नॉन एज पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस इज द 7 सेल 8 न्यूक्लियड फीमेल गैमेटोफाइट। 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ने ही पार्टिसिपेट किया, 3 डीजनरेट हो गए, एंड दैट टाइप ऑफ फिनोमेना इज सेड टू बी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, किससे मिलके बने हैं बेटा? एक से मिलके बना है, सिंगेनी में पार्टिसिपेट करेगा, जाइगोट बनाएगा। सिनर्जिड जो है, यदि मैं सिनर्जिड की बात करूं तो इसकी जो सेल वॉल है इट शो सेलुलर थिकनिंग। यहाँ पे कुछ सेलुलर थिकनिंग नजर आती है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है which is a cellular thickening notice in the wall of synergid, जो पोलर ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कीमोट्रोपिज्म। पोलर ट्यूब को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि पोलर ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेके आ रहा है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो साइमल्टेनियस फ्यूज करती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्दर जब वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो आपका एग
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है, सेंट्रल सेल फाइनली आपके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और एंटीपोडल अपना नरिशमेंट सारा का सारा दे देता है एम्ब्रियो सेल को। ये थी आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मेगास्पोरोजेनेसिस की। हमने अब तक स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट बनेंगे। कितने टाइप की पॉलिनेशन होती है या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लांट और फ्लावर जो एंटेमोफिली शो करते हैं, एनिमोफिली शो करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, पॉलिनेशन लोअर क्लास से आप समझते आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। उसको फर्दर हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। सबसे पहला सोर्स ऑफ पोलन के बेस पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस। यदि पोलन खुद के ही पौधे का है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरे पौधा ऑफ द सेम स्पीसीज का है तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। यदि पोलन ट्रांसफर हो रहा है विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, द प्रोसेस इज सेड टू बी ऑटोगैमी, and if the pollination operated between different flower of the same plant is said to be zytogamy, and if the pollination operated between 2 different plant of the same species having different flower obviously is said to be xenogamy। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड में बनेंगे। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोगैमी? विद इन सेम प्लांट विद इन सेम फ्लावर पॉलिनेशन ऑपरेट हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअलिटी होनी जरूरी है क्योंकि विद इन सेम फ्लावर हो रही है तो फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कभी भी ऑटोगैमी ऑपरेट नहीं होगी। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पे अराइज होनी चाहिए। यदि दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो उन प्लांट में, उन फ्लावर्स में ऑटोगैमी नॉट फिजिबल। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी मस्ट बी एब्सेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टिग्मा खुद के ही पोलन को रिजेक्ट कर दे, यदि ऐसा होगा तो ऑटोगैमी अगेन नॉट पॉसिबल। पॉलिनेटर मे नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि विद इन सेम फ्लावर हो रहा है तो बिना पॉलिनेटर्स के भी पॉलिनेशन हो जाती है। फ्लावर क्लैस्ट्रोगैमस भी हो सकते हैं जो फुल क्लोज्ड होते हैं, जिनके मेल एंड फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं होते, देयर इज नो चांस ऑफ अदर मोड ऑफ पॉलिनेशन, उसमें ऑलवेज कौन सी पॉलिनेशन होती है? ऑटोगैमी। क्लोज फ्लावर में एन एश्योर सीड सेट, 100% सीड बनेगा ही बनेगा। नाउ कम ओवर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जिटनोगैमी। जिटनोगैमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट जेनेटिकली सिमिलर है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट 100% मस्ट बी बाइसेक्सुअल। रिक्वायर पॉलिनेटर एजेंसी, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल पे पोलन ट्रांसफर हो रहा है। मस्ट रिक्वायर चेस्मोगेमस फ्लावर, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन जा रहे हैं तो फ्लावर मस्ट बी ओपन। चेस्मो का मतलब एक्सपोज्ड मेल एंड फीमेल पार्ट होने चाहिए। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, इट इज जेनेटिकली ऑटोगैमस एंड फंक्शनली जीनोगैमस। का मतलब क्या है? जेनेटिकली, क्योंकि जिटनोगैमी ऑपरेटेड विद इन सेम प्लांट बट द फ्लावर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप प्लांट का सेम है तो जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी से रिजेंबल करती है बेटा, क्योंकि पॉलिनेशन अपने आप नहीं हो रही, विद इन सेम फ्लावर नहीं हो रही, डिफरेंट फ्लावर में हो रही है, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है, तो फंक्शनली ये किससे रिजेंबल करती है? जीनोगैमी से। नाउ द लास्ट वन इज कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जीनोगैमी। जीनोगैमी इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर पोलन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। मस्ट रिक्वायर पॉलिनेटर, बिना पॉलिनेटर के जीनोगैमी पॉसिबल नहीं है। फ्लावर चेस्मोगैमस होने चाहिए, क्लस्ट्रोगैमस में पॉसिबल ही नहीं है, यदि मेल एंड फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं है तो वहां जीनोगैमी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम वेरिएशन अराइज होती है, इसलिए प्लांट चाहता है कि वो मैक्सिमम किस टाइप की पॉलिनेशन कराए? जीनोगैमी कराए। नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी। अब तक हमने पॉलिनेशन पढ़ा टाइप किसके बेस पे बेटा? सोर्स ऑफ पोलन के बेस पे। नाउ कम ओवर द पॉलिनेटिंग एजेंसी के बेस पे। ध्यान से देखें, हमने पॉलिनेटिंग एजेंसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यदि नॉन लिविंग एजेंट इन्वॉल्व है तो एबायोटिक एजेंट और एबायोटिक फैक्टर, और यदि लिविंग एजेंट इन्वॉल्व है पॉलिनेशन में तो हम बायोटिक एजेंट कहते हैं या बायोटिक एजेंसी कहते हैं। यदि इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैक्सिमम मोड ऑफ पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है बेटा? बायोटिक एजेंट के थ्रू, और मिनिमम किसके थ्रू
चाहिए बायोटिक के थ्रू। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली में, तो मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन इंश्योर करते हैं? विंड। और लिमिटेड प्लांट ओनली 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स में ही पॉलिनेशन होती है वाटर के थ्रू। तो सबसे लीस्ट मोड ऑफ पॉलिनेशन पूछी जाए तो यू मस्ट गो थ्रू हाइड्रोफिली। मैक्सिमम पूछी जाए कि अपनी अर्थ पे मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन कराते हैं, तो डेफिनेटली बायोटिक एजेंसी कराती है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, मोथ आते हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, बीटल्स आती हैं। नाउ कम ओवर द फीचर्स, डायरेक्ट बोर्ड की क्वेश्चन है एनिमोफिलस फ्लावर के क्या फीचर्स होंगे और एक दो एग्जांपल आपको करने होंगे। तो डेफिनेटली सी बात आती है कि जहां पे पॉलिनेशन हवा के थ्रू हो रही है, अगेन विंड इज अ चांस फैक्टर, हवा कभी कभी चलती है, तो ऐसे पौधे ट्रिमेंडस अमाउंट में पोलन्स बनाते हैं। एज यू नोटिस इन हिली एरिया कि पाइनस के प्लांट इतना ज्यादा पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं कि पूरा क्लाउडी येलो हो जाता है, जिसको हम सल्फर शावर टर्म देते हैं। तो एनिमोफिलस फ्लावर के या एनिमोफिली जिनमें भी होती है विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है, कुछ फीचर्स है। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, हवा चलेगी तो ही पॉलिनेशन होगी, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है पोलन की। पोलन नंबर वेरी हाई, पौधे को बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन्स बनाने पड़ते हैं। अब हवा के थ्रू पोलन को जाना है तो पोलन के कुछ सुटेबल फीचर्स होंगे, आइडियल फीचर्स होंगे। पोलन मस्ट बी स्मॉल इन साइज, नॉन स्टिकी होना चाहिए, विंग होना चाहिए ताकि उड़ सके, और लाइट इन वेट होना चाहिए ताकि उसको इजी फ्लाइट मैकेनिज्म इजी हो। एंथर एक्सर्टेड होना चाहिए, एक्सर्टेड का मतलब फ्लावर का जो सरफेस है उससे एक्सपोज्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए, आउटसाइड द लेवल ऑफ फ्लावर, क्योंकि जितना एंथर एक्सर्टेड होगा पोलन की डिहाइसेंस में इजी होगा, पोलन की डिस्पर्सल में इजी होगा। स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, अगेन एक्सर्टेड होना चाहिए। जैसे आपने मेज प्लांट में देखा है कि जो कॉर्न कॉब होता है उसमें ब्राउन कलर के हेयर्स देखे होंगे आपने, फीमेल टेसल्स देखे होंगे, जो हेरी स्टिग्मा होता है जो हवा से पोलन को रिसीव करता है। तो फेदरी होना चाहिए, एक्सर्टेड होना चाहिए। फ्लावर स्मॉल साइज के होते हैं क्योंकि उनको किसी बायोटिक एजेंसी को अट्रैक्ट नहीं करना। इफ इनकॉन्स्पिकुअस प्रेजेंट इन क्लस्टर, छोटे छोटे फूल होंगे और जनरली क्लस्टर्स में नोटिस होते हैं। मोनो ओव्युलर इन नेचर, अगेन ये आपका नीट का क्वेश्चन है बेटा कि एनिमोफिली जिनमें भी होती है उन आगे चांस फैक्टर है, लिमिटेड पोलन पहुंच रहे हैं, तो ऐसे प्लांट की ओवरी, ऐसे फ्लावर की ओवरी, सॉरी ऐसे प्लांट के फ्लावर की ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होगा क्योंकि बहुत लिमिटेड पोलन्स पहुंच रहे हैं, चांस है। एग्जांपल है पाइनस, मेज एंड ग्रासेस, इनके अंदर एनिमोफिली एयर के थ्रू पॉलिनेशन होती है ना। अब हम अगर हाइड्रोफिली, यहाँ से अगेन टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। हाइड्रोफिलस फ्लावर, एक तो ये रेयरेस्ट मोड ऑफ पॉलिनेशन है। एनसीईआरटी कहती है कि 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट शो इट ओनली मोनोकॉट्स में, और उसमें भी ओनली 30 जेनेरा में ही इस तरह की पॉलिनेशन देखने को मिलती है। अगेन नॉन स्पेसिफिक है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, तो फ्लावर कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे। पोलन कवर्ड विद म्यूसिलेज, पोलन जनरली नेकेड होते हैं बेटा, मतलब जनरली नेकेड होते हैं, एक्साइन एब्सेंट होता है, उसके ऊपर एक चिपचिपी सी, इन टाइम के ऊपर चिपचिपी सी म्यूसिलेजिनस शीट होती है व्हिच केप्ट पोलन अनवेटेबल, क्योंकि वो भीग जाए, वेटेबल हो जाए तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, इसीलिए हमें पोलन को सेटल डाउन नहीं होने देना। तो पोलन आर नेकेड इन नेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोफिलस फ्लावर के पोलन नेकेड क्यों होते हैं, म्यूसिलेजिनस शीट क्यों प्रेजेंट होती है? केप्ट देम अनवेटेबल, उनको अनवेटेबल स्टेट में रखता है। जनरली नीडल और रिबन शेप देखी गई है एज यू नोटिस इन जोस्टेरा। तो कुछ पौधे हैं लाइक जोस्टेरा, सिनेट्रोफाइलम, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, इनके अंदर पॉलिनेशन होती है वाटर के थ्रू, हाइड्रोफिलस नेचर है। अब क्वेश्चन आता है कि इज ऑल एक्वेटिक प्लांट्स शो हाइड्रोफिली? नो। वाटर लिली, आशोर्निया, लोटस, इनके जो फ्लावर हैं वो सरफेस से ऊपर होते हैं, भले ही ये एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन कौन इंश्योर करता है? या तो एयर या इंसेक्ट्स, या तो एंटेमोफिली होगी या एनेमोफिली होगी, इनमें पॉलिनेशन नहीं होता पानी के थ्रू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम ओवर द बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट की बात करो तो मैक्सिमम क्रेडिट हम देते हैं बी को। अब आता है कि स्पेसिफिक फ्लावर में स्पेसिफिक इंसेक्ट, एनिमल्स, बर्ड्स ही पॉलिनेशन को इंश्योर कर रही हैं, स्पेसिफिसिटी है, तो हेंस देयर इज लिटिल चांसेस और लिटिल वेस्टेज ऑफ पोलन। तो ऐसे पौधों को बहुत लिमिटेड पोलन बनाने पड़ते हैं। लेकिन
पॉलिनेटर्स की रेगुलर विजिट के लिए वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टू सस्टेन देयर रेगुलर विजिट वो उनको कुछ फ्लोरल रिवार्ड देते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको फीचर्स बता दिए। एंटेमोफिली जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, और निथोफिली जिनमें बर्ड्स पॉलिनेशन करती हैं, जिससे बिग्नोनिया है, प्लांट फ्लावर का साइज बिगर होगा। अगेन काइरोटेनोफिली जिसमें पॉलिनेशन बैट्स करते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं, बनाना में भी आपके बैट्स करते हैं। मेलेकोफिली स्नेल्स, एरम लिली हो गई, कोबरा प्लांट्स हो गए, उनमें स्नेल्स करती हैं। जूफिली जैसे गार्डन लिजर्ड है, जेको लिजर्ड है, लेमर है, मंकी है, वो भी पॉलिनेशन को इंश्योर करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, एंटेमोफिली क्या फीचर्स होने चाहिए एंटेमोफिलस फ्लावर के? लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, पोलन स्टिकी होने चाहिए जो उनके विंग से या लेग से स्टिक हो जाए। एडिबल पोलन होने चाहिए, प्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि जैसे बिटर्स है अलग ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग ऑर्डर, तो ऑर्डर स्पेसिफिक नेचर भी होता है इनका। स्पेशल मार्किंग भी नोटिस होती है, नेक्टर मार्किंग एज यू नोटिस इन वायोला। फ्लोरल रिवार्ड के लिए हम टर्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरल रिवार्ड? टू सस्टेन रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर्स, प्लांट कुछ ना कुछ रिवार्ड देता है पॉलिनेटर्स को ताकि वो वहां पे रेगुलर विजिट करे। या तो वो एडिबल पोलन प्रोड्यूस करेगा, नेक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, एग लेइंग के लिए, इंसेक्ट की एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा एज यू नोटिस इन एमोर्फोफिलस फ्लावर, जिसको जमीकन कहते हैं। 6 फीट टॉल फ्लावर होता है। यूका प्लांट है, यूकासेला मोथ, यूका मोथ ड्रिल कर देती है ओवरी में, एग लेइंग कर देती है। उसी तरह से फिग एंड ब्लास्टोफेगावास क्लोज डोर मैकेनिज्म हमने डिटेल में पढ़ा है, अपनी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये कुछ फ्लोरल रिवार्ड है बेटा। लास्ट छोटे छोटे क्वेश्चन 1 वर्ड में 1 मार्क में आ सकते हैं आपके। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, हिबिस्कस एंड स्वीट पोटैटो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद यूनिसेक्सुअल प्लांट लाइक मलबरी, रेड पाम, पपाया, वेलिसनेरिया, यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट डिस्टिंक्ट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट द प्लांट इज बाइसेक्सुअल, इनमें जिप्नोगेमी हो सकती है। कोकोनट, कुकुरबिट, कैस्टर एंड मेज एग्जांपल देती है। फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है क्लैस्ट्रो एंड चेस्मोगेमस। जिन फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट एक्सपोज नहीं होते उनको क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर बोला जाता है। ये जनरली वो पौधे होते हैं जहाँ पे पॉलिनेटर्स का विजिट बहुत ही सेंटी है, बहुत लिमिटेड है या नेग्लिजिबल है। तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है बेटा, एक प्लांट दिया हुआ है वाइला एंड कमेलिना, जिसमें ऊपर की तरफ ओपन फ्लावर लगे हुए हैं चेस्मोगेमस, और सॉइल की तरफ नीचे सरफेस की तरफ क्लोज फ्लावर लगे हुए हैं जिसको क्लैस्ट्रोगेमस। पिक्टोरियल क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, पूछा जाएगा ये ए और बी क्या है। तो ऊपर वाले जो ओपन फ्लावर दिख रहे हैं यू गो थ्रू चेस्मोगेमस फ्लावर, और जो जमीन की तरफ बंद फूल दिख रहे हैं वो क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर है। तो उसकी एग्जांपल एनसीईआरटी देती है वायोला, कमेलिना एंड ऑक्सिडिस having both clastro and chesmogamous। लेकिन जो फ्लावर क्लोज्ड है they assure seed set and 100% show autogamy। chesmogamous फ्लावर जिसमें ओपन होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्लावर जितने भी आपने देखे हैं वो chesmogamous है। yes as we already discussed about type of pollination, तो आपने समझा कि प्लांट के अंदर, मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और चांस है ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होने के। यदि किसी भी प्लांट के अंदर कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो तो अनडिजायरेबल ट्रेट्स दैट इज रिसेसिव ट्रेट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, द फिनोमेना इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसको प्रिवेंट करने के लिए पौधा अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ मॉर्फोलॉजिकल और कुछ जेनेटिकल चेंजेस लेके आता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर सके। उन सारी डिवाइसेस को कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी जेनेटिकल या फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस बताइए जो प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है और ऑटोगैमी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन को डिसफेवर करता है। तो कुछ हम डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो यदि कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग होती है तो रेसेसिव ट्रेट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने कुछ अपने अंदर फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन लेके आए। फिजियोलॉजी का मतलब अलग अलग टाइम पे मेल एंड फीमेल पार्ट को मैच्योर कराना शुरू कर दिया। तो दिस इज फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस। फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस है, अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर ली, अलग अलग टाइम पे मैच्योरिटी लानी शुरू कर दी एंथर में और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में। तो हियर द मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड।
अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। इस फर्दर टू टाइप, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब होता है अर्ली, एंड्री का मतलब एंड्रोशियम, जिसमें स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए, गाइनोशियम से पहले मैच्योर हो जाए, पिस्टल से पहले मैच्योर हो जाए। एग्जांपल है साल्विया एंड सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी नेम से क्लियर है, गाइनोशियम अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्लियर देन एंड्रोशियम। एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, फोरोक्लोक प्लांट, हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में। फिग एंड बनियन ट्री। नेक्स्ट आता है प्री पोटेंसी। प्री का मतलब होता है अगेन अर्ली, पोटेंसी का मतलब एबिलिटी। पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर। यदि सपोज एक स्टिग्मा है, उसके ऊपर पोलन्स ऑफ द सेम फ्लावर आ रहा है एंड पोलन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आ रहा है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द मतलब डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, स्पीसीज तो सेम ही होगी, तो उसकी मैच्योरिटी, उसकी जर्मिनेशन अर्ली हो रही है, पहले हो रही है, ताकि क्रॉसिंग आ सके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। उस फिनोमेना को बोलते हैं प्री पोटेंसी, नोटिस इन एप्पल एंड ग्रेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी पे पूछा जाता है। सेल्फ का मतलब खुद के लिए, इनकॉम्पिटिबल का मतलब अनफिट, खुद के ही पोलन को अनफिट कर दिया स्टिग्मा ने बाय एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्ट्राइल जीन, S1 S2 S3, बहुत सारे एलील्स होते हैं, जीन्स होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और यदि वो एक्टिवेट हो जाए तो पोलन को जनरेट नहीं होने देता। तो रिजेक्शन ऑफ ओन पोलन्स बाय स्टिग्मेटिक सरफेस ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ स्ट्राइल जीन। नॉर्मली और नेचुरली नोटिस इन पोटैटो, टोबैको एंड क्रूसीफर्स, जितने भी पत्ते वाले सब्जियां होती हैं, इट इज जेनेटिकल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड जिग्नोगैमी। एक क्वेश्चन भी आया था बेटा, यदि प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअलिटी हो, यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअलिटी हो, हमने पढ़ा है यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल डेट पाम है, पपाया है, तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को, प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिग्नोगैमी, बट जिग्नोगैमी को डिसफेवर नहीं कर पाता। तो ये भी हम डाल सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, लेकिन जिग्नोगैमी भी हमने पढ़ा था कि इट इज जेनेटिकली रिजेंबल टू ऑटोगैमी, लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगी यदि प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो। नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम डिजायरेबल ट्रेट लाने के लिए, एक हाइब्रिड बनाने के लिए हम डिजायरेबल पोलन को डस्ट करते हैं स्टिग्मा पे। मोस्ट ऑफ फ्लावर अगेन बाइसेक्सुअल है, देयर इज मोर चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मोर चांस ऑफ ऑटोगैमी, तो हमें डिजायरेबल पोलन डस्ट करना है, तो गलती से खुद का पोलन स्टिग्मा पे ना पहुंच जाए और ऑटोगैमी ना हो जाए, उसके लिए हम उसके एंथर को कट करके रिमूव कर देते हैं बिफोर एंथेसिस, फूल खिलने से पहले। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। कट एंड रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर एंथेसिस, एंथर की मैच्योरिटी आने से पहले, फूल के खिलने से पहले हमने एंथर को कट करके रिमूव कर दिया, ताकि अनडिजायरेबल पोलन, पुअर क्वालिटी के पोलन स्टिग्मा पे डस्ट ऑफ ना हो। नेक्स्ट है बैगिंग। इस टाइम पे हम इंश्योर करते हैं कि स्टिग्मा कवर हो, क्योंकि हमें डिजायरेबल पोलन की डस्टिंग करनी है, तो हम स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। तो बैगिंग एक टेक्निक है जिसमें हम स्टिग्मा को कवर करते हैं बटर पेपर से बिफोर एंड आफ्टर पॉलिनेशन, ताकि अनवांटेड पोलन डस्ट ना हो। तो ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम हाइब्रिड प्रोक्योर करते हैं, बनाते हैं। नाउ वी गो थ्रू the last event of pre-fertilization event, that is before double fertilization, and that event is known as pollen pistil interaction, कि पोलन सब डिपॉजिट हो चुके हैं स्टिग्मा पे, तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन चलेगी prior to double fertilization or to ensure double fertilization. तो all the event after pollination till the entry of pollen tube into an ovule is said to be pollen pistil interaction. 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, और यदि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर फॉलोइंग इवेंट्स है बेटा, क्योंकि हम फटाफट समराइज कर रहे हैं। सबसे पहला पोलन लैंड हो चुका है स्टिग्मा के ऊपर, जिस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा था, 2 केस राइज होंगे। स्टिग्मा उस पोलन की कॉम्पैटिबिलिटी को चेक करेगा थ्रू सीरीज ऑफ केमिकल डायलॉग्स, दैट इज reactions operated between enzymes of pollen and the proteins located on stigmatic surface. उसके बीच में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, तो 2 केस राइज होंगे, या तो पोलन रिजेक्ट हो जाएगा या पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा। सारे के सारे पोलन ना तो एक्सेप्ट होते, ना ही सारे रिजेक्ट होते। तो किन पोलन्स को स्टिग्मा ने रिजेक्ट किया? पोलन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यदि किसी स्टिग्मा पे डिफरेंट स्पीसीज का पोलन आ गया तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी, या इनकॉम्पिटिबल पोलन हो।
खुद का ही पोलन बार बार आ रहा है, रिसेसिव ट्रेट ना एक्यूमुलेट हो जाए प्रोजेनी के अंदर, तो भी स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है, एज वी ऑलरेडी स्टडी इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। एक्सेप्ट किनको करेगी? पोलन्स ऑफ सेम स्पीसीज, अपनी स्पीसीज का पोलन होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए, सुपीरियर ट्रेट के साथ होना चाहिए, डोमिनेंट ट्रेट के साथ होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए, उसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए जर्मिनेट होने की, वाइबल पीरियड होना चाहिए, हमने पढ़ा था मिनिमम वाइबिलिटी इन फैमिली ग्रामिनी एंड मैक्सिमम वाइबिलिटी इन सोलानेसी, ब्रेसिकेसी, रोजेसी फैमिली, एंड सिंक्रोनाइज, दोनों की जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज ड्यू टू केमिकल डायलॉग, एनसीईआरटी कहते हैं केमिकल डायलॉग। व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग हियर? द सीरीज ऑफ रिएक्शन बिटवीन proteins located on stigma and the proteins or a certain factor located on enzyme. Now germination of pollen. अब किन पोलन की जर्मिनेशन होगी? डेफिनेटली जो एक्सेप्ट हो चुके हैं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं वो तो लॉस्ट हो गए। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन, मॉइस्चर ऑन स्टिग्मेटिक सरफेस, क्योंकि पोलन का डायमीटर बहुत छोटा होता है, स्टिग्मा बहुत बड़ा है, तो मॉइस्चर इज सफिशिएंट फॉर द इम्बाइबेशन ऑफ पोलन। मॉइस्चर ऑन स्टिग्मेटिक सरफेस एब्जॉर्ब बाय पेक्टोसेलुलोजिक लेयर, तो कौन सी लेयर पानी को एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टाइम, इन टाइम स्वेल अप हो जाएगा और एक्सटेंड अक्रॉस जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पोलन ट्यूब। मतलब यदि ये पोलन है तो ये एग्जाइम पढ़ा था हमने, एग्जाइम कहीं कहीं पे मिसिंग था, उस पॉइंट को हमने जर्म पोर कहा था। तो जैसे ही स्टिग्मा से मॉइस्चर को लेगा, it start extending on swelling and start extending across germ pore, जिसको हमने पोलन ट्यूब कहा था, पोलन ट्यूब कहा था। मोस्ट ऑफ केस में 2 सेल 2 न्यूक्लियट पड़े थे। मीनवाइल जेनेटिक सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देता है। तो स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉइस्चर प्लस शुगर बोरॉन इनोसिटोन कॉम्प्लेक्स। बोरॉन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना आपका पोलन जर्मिनेट नहीं होगा। हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब को ग्रोथ करना है, किसके क्रॉस ग्रोथ करना है बेटा? स्टाइल के क्रॉस ग्रोथ करना है। तो इनिशियली स्टिग्मा ग्रोथ करता है एंड देन इन स्टाइल। अब स्टाइल होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। होलो है तो इजी पैसेज होगा, और यदि सॉलिड है तो पोलन ट्यूब को रास्ता बनाना पड़ेगा, अपना रास्ता बनाना पड़ेगा बाय डाइजेस्टिंग ट्रांसमिटिंग टिश्यू लोकेटेड और पैसेज टिश्यू लोकेटेड इन स्टाइल। स्टाइल के रास्ते में जो पैसेज और कंडक्टिंग टिश्यू हैं उनको पायर्स करता हुआ, उनको भेदता हुआ पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा बाय रिलीजिंग एन एंजाइम नोन एज पेक्टिनेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टाइल सॉलिड है तो ये अपना कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है और अपनी ग्रोथ को इंश्योर करता है? तो इनिशियल 1/3 ग्रोथ जो हो रही है पोलन ट्यूब की, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो इनिशियल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन खुद वेजिटेटिव सेल ने दिया है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। देन साइटोप्लाज्म था, रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट था। 2/3 ग्रोथ न्यूट्रिशन कम थ्रू स्टाइल। कहां से आती है बेटा? स्टाइल से आती है। फर्दर न्यूट्रिशन स्टाइल के टिश्यू देते हैं, पेरेन्काइमोसिस टिश्यू फूड को स्टोर करके रखते हैं जो स्टाइल में लोकेटेड है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिक, क्योंकि उसको ओव्यूल की तरफ जाना है, खींचा चला जा रहा है। कुछ केमिकल्स हैं ऑब्ट्यूरेटर सेल ने रिलीज किए हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस रिलीज कर रहा है, पोलन ट्यूब को अपनी तरफ खींच रहा है। एंड फर्टिलाइजेशन बाय पोलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप मेल गैमेट नहीं जा रहे, उसको एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लेके जा रहा है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज पोलन ट्यूब, जो किसकी एक्सटेंशन है? इंटाइन की, पेक्टोसेलुलोजिक लेयर की। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंट्री करानी है हमें पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड है। इसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। यदि डायरेक्ट माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है तो वी यूज टर्म पोरोगैमी। यदि चलाजा एंड से हो रही है, एंटीपोडल सेल की तरफ से एंट्री हो रही है, चलाजर एंड की तरफ से एंट्री हो रही है तो चलाजोगैमी। और यदि इंटेगमेंट को पायर्स करता हुआ पोलन ट्यूब जा रहा है तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। तो सबसे जो कॉमन एंट्री देखी गई है, इजीएस्ट एंट्री देखी गई है पोलन ट्यूब की, वो माइक्रोपाइल के क्रॉस देखी गई है, क्योंकि वहां से उसकी एंट्री इजी होगी, क्योंकि वहां पे इंटेगमेंट क्या है? एब्सेंट है। पोलन ट्यूब एंटर इनटू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड को टच करेगा, सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाएगी एंड कॉज रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट। पोलन ट्यूब ने अपने दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में रिलीज कर दिए। इन सिनर्जिड 1 मेल गैमेट एंटर इनटू,
या मूव इनटू एग सेल एंड अदर मेल गैमेट कहां पे एंटर कर गए हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल पढ़ा था, बड़ा सेल जो एग एपरेटस के नीचे लोकेटेड होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दिस इज द कंप्लीट इवेंट ऑपरेटेड प्रायर टू डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन एक मेल गैमेट पहुंच चुका है बेटा एग के पास और एक मेल गैमेट पहुंच चुका है सेंट्रल सेल के पास डिजनरेशन ऑफ सिनर्जी के बाद। तो इसमें हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो टू मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करने वाला है, एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करना है। तो ट्वाइस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट रिस्पेक्टिवली विद एग एंड सेंट्रल सेल इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन्ड बाय नवाशिन इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट। तो दो इवेंट बताए थे उन्होंने कहा कि जब एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है तो इट वुड रिजल्ट इन जाइगोट, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। और यदि मेल गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल सेल कंटेनिंग सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या थी, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई थी। तो जब एक हैप्लॉइडी, एक सेट क्रोमोसोम मेल गैमेट से आए, दो सेट क्रोमोसोम सेकेंडरी न्यूक्लियस से आए, तो इट वुड रिजल्ट इन पीईसी कंटेनिंग पेन। पीईसी इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो चुका है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो चुका है। सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस थे आफ्टर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पेन में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, जिसकी प्लॉइडी है 3n, इसकी प्लॉइडी क्या है, 3n है, क्योंकि इसके अंदर तीन न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियाई, इसीलिए हम इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम मेल गैमेट। तो आपने देखा सेंट्रल सेल किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पीईसी में, और जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो फ्यूज करके पहले बनाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n, फ्यूज नहीं है, सेपरेट है, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया है जाइगोट में। तो दिस इज द कंप्लीट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चलते हैं बेटा, मींस द इवेंट ऑपरेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेगमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड पोड दैट इज टेस्टा इंटेगमेंट, जाइगोट अल्टीमेट मेक एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और जो पीईसी विद पीईएन था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विद पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फाइनली मेक एंडोस्पर्म। नॉर्मली न्यूसेलस जो है, ओव्यूल का न्यूसेलस जो है वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करते हैं, मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक न्यूसेलस रिमेन प्रेजेंट इन फ्यू सीड, कुछ सीड में देखे गए हैं, उन सारे सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्पर्म, persistent nucellus, or seed with persistent nucellus is said to be perispermic seed. एग्जाम्पल है बीटरूट, ब्लैक पेपर, कॉफी बीन्स, इन सब के अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट कम ओवर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन बनेंगे। एंडोस्पर्म जो होते हैं बेटा वो फूड लेटेंट टिश्यू होते हैं, क्योंकि हमें अपने जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है तो नरिशमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम पीईसी को, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को हम किस में ट्रांसफॉर्म कराएंगे, एंडोस्पर्म में। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू सप्लाई नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। 3 टाइप के एंडोस्पर्म आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंड हेलोबियन। फटाफट समझेंगे। पीईसी अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कंटेनिंग पेन। यदि मैं इसके अंदर रिपीटेटिव न्यूक्लियर डिवीजन करा दूं और साइटोकाइनेसिस ना कराऊं तो एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अराइज होगा, एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज सेड टू बी फ्री न्यूक्लियर टाइप। और इसका क्लासिकल एग्जांपल एनसीईआरटी देती है कोकोनट वाटर इन टेंडर कोकोनट, जो आप हरा नारियल होता है, कच्चा नारियल होता है, जो पानी पीते हैं, जो वाटर है कोकोनट वाटर लिक्विड है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं ध्यान से देखें। अगेन पीईसी कंटेनिंग
10, it is repetitive karyokinesis followed by cytokinesis. It would lead to multicellular structure, each cell containing single nucleus. That type of cellular mass is said to be cellular endosperm. Again इसका एग्जांपल देती है, white part of coconut, जो आप नारियल की गिरी खाते हैं, कोकोनट का कर्नल खाते हैं, that is the example of cellular endosperm. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोकोनट है, उसके अंदर जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, जो व्हाइट कर्नल आप एडिबल पोर्शन है जिसको आप खाते हैं, that is the example of cellular endosperm. अब यदि मैं मोनोकॉट की बात करूं, ग्रासेस की बात करूं, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंडोस्पर्म नोटिस होता है which is resemble to both free nuclear and cellular type. That's why it is said to be halobial type. halobial का मीनिंग ही होता है बेटा both type. ध्यान से देखें, PEC containing pen, इसके अंदर आप देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस हुई, दो सेल बने, जो ऊपर वाला सेल है उसमें कंटीन्यूअस साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हो रही है, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस, इट वुड लीड टू अ सेलुलर मास. और जो नीचे वाला सेल है या हाफ पोर्शन ऑफ द सेल, वो जो है वो क्या बना रहा है, उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है. तो जो फाइनल एंडोस्पर्म बना बेटा, दिस इज सेलुलर मास, दिस वन इज सेलुलर मास एंड दिस वन इज फ्री न्यूक्लियर टाइप, फ्री न्यूक्लियर टाइप. तो दोनों ही प्रेजेंट है इसमें, फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर मास भी बन रहा है, इसीलिए हेलोबियल बोला इसको. इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट ग्रासेस में. कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ओइनोथेरा प्लांट है, इवनिंग प्राइमरोज, उनमें जो एंडोस्पर्म की है प्लॉइडी वो 2n देखी गई है, पर ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते नहीं. इन फैमिली ट्रेपिएसी एंड ऑर्किडेसी एंडोस्पर्म इज मिसिंग. ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है लिख कर. नाउ कम ओवर एम्ब्रियोजेनेसिस. अब एम्ब्रियो सेक के अंदर जो पीईसी था वो एंडोस्पर्म बना चुका है और फाइनली क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो के ऊपर जनरली आपके बोर्ड में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, नो नीड टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस. तो ध्यान से समझें कि एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्या जाइगोट कंटीन्यूअस पार्टिसिपेट कर जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस में एज सून एज इट इज फॉर्म? नो, इट अंडरगो रेस्टिंग फेज टिल एंडोस्पर्म डेवलप. जब तक एंडोस्पर्म कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाता तब तक आपका जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में रहता है. यदि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे तो वो कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बना सकेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ध्यान से देखें, जाइगोट अंडरगो रेस्टिंग स्टेज टिल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर. कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगा. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक. फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल सिनर्जी डीजेनरेट हो जाते हैं, पीईसी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो चुका है और जो एग सेल था वो जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है. डबल फर्टिलाइजेशन हमने डिटेल में समझा है. तो सबसे पहला इवेंट देखें, जाइगोट विथड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम डेवलप्ड एंडोस्पर्म एंड गेट स्वेल अप एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ooze sphere. एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सेल बड़ा हो जाता है, नरिशमेंट विथड्रॉ कर लिया, उस स्वेल अप सेल को बोला जाता है ooze sphere. नाउ द सेकंड स्टेप, ट्रांसवर्स डिवीजन इन जाइगोट. ये M एंड रिप्रेजेंट माइक्रोपाइलर एंड एंड द C एंड रिप्रेजेंट चलाजा एंड. हम माइक्रोपाइलर एंड को बेस मानते हैं और चलाजा को एपिकल पार्ट मानते हैं. ये आपको ध्यान रहे. डायग्राम में मैंने माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर दिखाया है, तो ऊपर वाला जो सेल बनेगा उसको बेसल बोलेंगे और जो चलाजा की तरफ सेल बनेगा उसको एपिकल बोलेंगे. इसमें आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिस डायग्राम में मैंने उल्टा कर दिया. माइक्रोपाइलर एंड बेस कहलाता है, चलाजा एपिकल पोर्शन कहलाता है. तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस वन इज चलाजा एंड. नाउ दिस ooze sphere, जो जाइगोट स्वेलअप हो चुका है, अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड मेक टू सेल, बेसल सेल एंड एपिकल सेल. बेसल सेल को सस्पेंशन प्रॉपर कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक बनाता है 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर जो प्रो एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट विड्रॉ कर सके. ध्यान से देखिए, बेसल सेल अंडरगो रिपीटेटिव डिवीजन, 6 to 10 डिवीजन होती है. इट वुड रिजल्टेंट इन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर नोन एज सस्पेंसर. सस्पेंसर में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था उसको होस्टोरिया बोलते हैं, जो एम्ब्रियो सेल इसको होल्ड करके रखेगा. देखिए ध्यान से, ये एम्ब्रियो ग्रो करता जा रहा है तो इसको इस पॉइंट पे माइक्रोपाइलर एंड पे अटैच करके रखना है, एंकरेज करके रखना है, पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है. तो उसमें हेल्प करता है बेटा होस्टोरिया. तो जो ये 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर बना उसका सबसे ऊपर वाले सेल को हमने होस्टोरिया बोला, which hold embryo in the wall or in the lining or in the wall of embryo sac. जो इसके नीचे वाला सेल इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं. सस्पेंसर का सबसे नीचे वाला जो सेल होता है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं. लेटर ऑन डिवीजन, कंटीन्यूअस डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है, which would result in root cap and radicle. अब ध्यान से देखें, इस सेल को हमने एपिकल सेल कहा था.
एपिकल सेल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन, इट फॉर्म क्वाड्रेंट स्टेज, ऑक्टेट स्टेज। तो जो सबसे ऑक्टेट स्टेज 8 सेल स्ट्रक्चर बना उसको हमने प्रोएम्ब्रियो कहा। ध्यान से देखें, दिस इज एपिकल सेल, एपिकल सेल इज नोन एज एम्ब्रियो प्रॉपर, क्योंकि यही सेल आगे जाके एम्ब्रियो बनाने वाला है। हालांकि एम्ब्रियो का कुछ पोर्शन हाइपोफाइसिस ने बनाया व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ बेसल सेल, ठीक है। तो प्रोएम्ब्रियो से फर्दर इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन चलती है। पेरिक्लाइनल का मतलब यदि पहली डिवीजन ट्रांसवर्स है तो दूसरी वर्टिकल होगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन लीड टू अ मल्टीसेलुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर और क्लीवेज होती जाती है एंड इट कन्वर्ट इनटू हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो अब आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं। तो फर्दर और डिवीजन होती जाती है, एम्ब्रियो कर्व हो जाता है, इट मेक टॉर्पेडो शेप एंड दिस इज द मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। नाउ यदि ये तो थी डाइकोट एम्ब्रियो, सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि कैसे जाइगोट ट्रांसफॉर्म हुआ हार्ट शेप और टॉर्पेडो शेप मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो में। थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं कि मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे थोड़ा बता दूं कि इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस। देयर आर टू एक्सेप्शन, ध्यान से समझें। इन मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस सिंगल सेल वेसाइकुलर सस्पेंशन इज प्रेजेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर है सस्पेंसर का किसमें बेटा, डाइकोट एम्ब्रियो में। लेकिन यदि आप मोनोकोट एम्ब्रियो को देखें तो वहां पे सस्पेंसर सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट है मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस टर्मिनल और एपिकल सेल ने पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाया है, वेयर इज इन डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस हाइपोफाइसिस फॉर्म रेडिकल एंड रूट कैप, एंड हाइपोफाइसिस किसका पार्ट था, बेसल सेल का पार्ट था, सस्पेंसर का पार्ट था, क्लियर। तो दिस इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो, कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में, ध्यान से देखना। डाइकोट एम्ब्रियो हमने अभी भी रिसेंटली ड्रॉ किया था, तो आपने देखा था कि डाइकोट एम्ब्रियो जो है वो मेनली किन-किन पार्ट से मिलकर बना है, कंपोज्ड ऑफ टू कोटिलेडन, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल। दिस इज द कोटिलेडनरी एक्सिस, दिस वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जहां पे कोटिलेडन अटैच होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं कोटिलेडनरी एक्सिस। दिस इज कंप्लीट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में जो टिप पार्ट है उसको हमने एपिकोटाइल बोला। तो देखते हैं एपिकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एबव कोटिलेडनरी एक्सिस। किस पॉइंट को बोला, वो एक्सिस जहां पे कोटिलेडन आके अटैच होते हैं उस एक्सिस को कोटिलेडनरी एक्सिस बोला जाता है, और एम्ब्रियो का जो हिस्सा उस एक्सिस से ऊपर होता है उसको बोला जाता है एपिकोटाइल, और जो पार्ट जो हिस्सा इस कोटिलेडनरी एक्सिस से नीचे होता है उसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। एंड द टिप ऑफ एपिकोटाइल, ये जो एपिकोटाइल है जो कोटिलेडनरी एक्सिस से ऊपर है उसके टिप को प्लीम्यूल बोला जाता है बेटा, और जो कोटिलेडनरी एक्सिस से नीचे है उस पार्ट को हाइपोकोटाइल बोला जाता है, उसकी टिप को रेडिकल बोला जाता है। तो प्लीम्यूल इज द टिप ऑफ एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बिलो कोटिलेडनरी एक्सिस एंड इट्स टिप इज सेड टू बी रेडिकल। और कितने कोटिलेडन नजर आ रहे हैं आपको, 2 कोटिलेडन। नाउ कम ओवर द मोनोकोट एम्ब्रियो, ग्रास का एम्ब्रियो ड्रॉ करना आया हुआ है बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझना। मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करूं तो सिंगल कोटिलेडन होता है व्हिच इज नोन एज स्कूटेलम इन केस ऑफ ग्रासेस, क्योंकि ग्रासेस के केस में ये इतना थिन और पेपरी होता है तो इसके लिए हमने टर्म यूज किया स्कूटेलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज स्कूटेलम, तो इट इज पेपरी कोटिलेडन, नॉट इज इन ग्रासेस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जिस पॉइंट पे, दिस वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंटर में है, यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे है, तो दे नीड एक्स्ट्रा शीट। तो लेटरली आप देख रहे हैं, तो जहां पे कोटिलेडन अटैच हो रहा है उस पॉइंट को हमने बोला कोटिलेडनरी एक्सिस। तो जो पार्ट एक्सिस से ऊपर है उसको बोला एपिकोटाइल, जो पार्ट एक्सिस से नीचे है उसको हमने बोला हाइपोकोटाइल। टिप ऑफ एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज रेडिकल। क्योंकि लेटरल पोजीशन पे नजर आ रहे हैं आपको, तो एक एडिशनल शीट प्रेजेंट है नोन एज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझना। अब आता है कि इसके अंदर जो दूसरा कोटिलेडन है वो डेवलप नहीं हो पाया, इट इज रूडिमेंटरी नेचर नोन एज एपिब्लास्ट, नॉन फंक्शनल है। कोलियोप्टाइल इज अ फोलियर स्ट्रक्चर, इट इज अ leafy structure which cover plumule, hence provide protection to plumule when it emerge out from soil। जब सीड की जर्मिनेशन होती है, प्लीम्यूल को बाहर निकलना होता है, तो सॉइल से प्रोटेक्शन देने के लिए एक्स्ट्रा फोलियर ग्रीन कलर का शीट प्रेजेंट होता है नॉन एज कोलियोप्टाइल। और ये जनरली जैसे प्लीम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, दिस कोलियोप्टाइल ट्रांसफॉर्म इनटू लीफी स्ट्रक्चर एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस।
शीट, इट इज ब्राउन शीट जो किसको प्रोटेक्शन दे रही है, रेडिकल को। इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक क्योंकि ये सॉइल से बाहर ही नहीं आता। इन नेचर कवर रेडिकल, तो इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन भी हो गया और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। तो ये थी डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ कम ओवर द लास्ट टॉपिक, सीड एंड फ्रूट्स। आपने अभी पढ़ा कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गया और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था उसने एंडोस्पर्म बना दिया था। आफ्टर दिस ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। तो छोटे-छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, डिटेल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो सीड है, यदि आप किसी भी सीड को डिटेल देखते हैं तो वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। नंबर 1 पार्ट इज सीड कोट। जनरली यदि हम बाइटेगमिक ओव्यूल की बात करें, ऐसे ओव्यूल की बात करें जिसमें 2 इंटेगमेंट है तो उसमें 2 सीड कोट होंगे। यदि हम यूनिटेगमिक ओव्यूल, एक ऐसे ओव्यूल की बात करें जिसमें सिंगल इंटेगमेंट प्रेजेंट है, उसमें सिंगल सीड कोट होगा। मींस इंटेगमेंट ही सीड कोट बनाते हैं। तो सीड कोट जो बाहर वाला होता है, जो हार्ड होता है, डार्क कलर का होता है, रिजिड होता है, which is known as टेस्टा, और जो इनर ट्रांसपेरेंट लेदरी सा और बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट सीड कोट होता है उसको टेगमेंट कहा जाता है। एंड द सेकंड पार्ट इज कोटिलेडन एंड द थर्ड पार्ट इज एम्ब्रियो, जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन हमने सीड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट सीड। तो अब आपने देखा कि सीड बन चुका है, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है और एम्ब्रियो बनाने के लिए नरिशमेंट एंडोस्पर्म ने दी थी। लेकिन कई बार ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, या हम कहें कि इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, कुछ सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाते हैं, बच जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं, उन सीड को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। और जिन सीड में एम्ब्रियो बनाते बनाते एंडोस्पर्म कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, उनको कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो कोटिलेडन के बेस पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डाइकोट मोनोकोट, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस, परसिस्टेंस और फिनिश के बेस पे, एग्जॉस्टेड के बेस पे हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को ही एक अनदर नेम दिया बेटा, एल्ब्यूमिनस सीड। तो एल्ब्यूमिन इज हियर रिमेनिंग एंडोस्पर्म, और जिनमें खत्म हो गया उसको हमने कहा एक्स एल्ब्यूमिनस, एग्जॉस्ट हो गया जिसमें। एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक सीड डाइकोट के एग्जांपल है आपके कैस्टर, और एक्स एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे डाइकोट सीड जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, पी ग्राउंड बीन पल्सेस। मतलब मोस्ट ऑफ डाइकोट सीड आपको एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक मिलेंगे, एक्सेप्शन है आपका कैस्टर सीड। उसी तरह से मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्मिक, जिनमें अभी भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, बच गया है इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके एग्जांपल है मेज, व्हीट, राइस। सारे के सारे सीरियल्स आ जाएंगे बेटा जिनमें एंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड का एक ही एग्जांपल है ऑर्किड। मतलब मोस्ट ऑफ मोनोकोट सीड आपके एंडोस्पर्मिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट सीड आपके नॉन एंडोस्पर्मिक से बिलोंग करते हैं, एक्सेप्शन कैस्टर। ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया है। नाउ कम ओवर द फ्रूट। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फ्रूट में। अब थोड़ा सा फ्लावर के ऊपर चलते हैं बेटा। यदि किसी फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टल है और सिंगल ही ओवरी है और ओवरी ने फ्रूट बना दिया तो उसको हम कहेंगे सिंपल फ्रूट। इट कुड बी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट भी हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, यदि सिर्फ आपके ओवरी पार्टिसिपेट करती है फ्रूट बनाने में तो उसको ट्रू बोलते हैं, और ओवरी के अलावा कोई और फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए, इट मे बी सेपल, इट मे बी थैलेमस, तो उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आपके एनसीईआरटी देती है एप्पल, कैशनट एंड स्ट्रॉबेरी। तो जो एप्पल है, एप्पल में ओवरी के साथ साथ थैलेमस पार्टिसिपेट कर जाता है फ्रूट बनाने में। आपका डायग्राम भी गिवन है एनसीईआरटी में, पिक्चर दिया होगा और पूछ लिया जाएगा जो ये फ्रूट है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ओवरी के अलावा थैलेमस पार्टिसिपेट करता है। मल्टीपल पिस्टल ऑफ सिंगल फ्लावर, ये एक सिंगल फ्लावर है उसमें मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है, मेनी कार्पल्स हैं and all carpels participate in fruit formation. That type of fruit is said to be aggregate fruit. Example है custard apple. Now come over the last category, complete inflorescence, जिसमें पूरा का पूरा inflorescence, inflorescence class 11th morphology में हमने पढ़ा था, the arrangement of flower on floral axis। यदि पूरी की पूरी floral axis ही participate कर जाए fruit बनाने में तो उसको
कहा जाता है कंपोजिट फ्रूट। एग्जाम्पल है मलबरी, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। क्लियर? तो ये थी आपकी सिंपल सी कैटेगरी। ज्यादातर क्वेश्चन आपके फॉल्स फ्रूट से ही बनेगा बेटा, यहाँ से निकल जाएगा आपका बोर्ड का क्वेश्चन। एंड द लास्ट कैटेगरी इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, कार्पिक का मतलब होता है फ्रूट। ऐसे फ्रूट जिनके मतलब ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बने हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बना देती है, ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक कहा जाता है। एंड नेचुरल पार्थिनोकार्पिक का एग्जांपल आप लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं बनाना, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी ने फ्रूट बनाया है तो दीज आर सीडलेस फ्रूट। अब आते हैं कि सीडलेस फ्रूट की डिमांड बहुत है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो आजकल इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी मतलब विद एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएट करा के विद एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फाइटोहॉर्मोन लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, इन सबको यूज करके हम सीडलेस फूड बना रहे हैं। लाइक सीडलेस गुआवा मार्केट में अवेलेबल है, सीडलेस कस्टर्ड है अवेलेबल है। तो इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक हम इंड्यूस करते हैं, सीडलेस टोमेटो अवेलेबल है केचप इंडस्ट्री के लिए। तो ऑक्सिन, जिबरेलिक एंड टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करके हम इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक कर सकते हैं और हमें सीडलेस फूड मिल सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है बेटा सीड वाइब्रेटी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में पोलन वाइब्रेटी, आज हम पढ़ेंगे सीड वाइब्रेटी। किसी भी सीड के अंदर उसकी जर्मिनेट करके नया पौधा बनाने, न्यू स्पोरोफाइट बनाने, न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाने का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है वाइबल पीरियड। कुछ सीड लिमिटेड टाइम के लिए वाइबल रहते हैं, कुछ सीड बहुत मेनी इयर्स तक वाइबल रहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी टू क्लासिकल एग्जांपल देती है बेटा। किसी भी सीड की जो आप देखते हैं वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट देते हैं। यदि मॉइस्चर कंटेंट लो कर दें तो वाइब्रेटी लॉस्ट हो जाएगी, यदि मॉइस्चर कंटेंट हाई रखते हैं तो मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन एंड फंगल डिजीज। तो डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक एम्ब्रियो हेल्दी है या नहीं है, अवेलेबिलिटी फूड रिसोर्स किसके पास फूड है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव एंजाइम एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आर में अवेलेबिलिटी। यदि ये सारे फैक्टर्स ऑप्टिमम है तो सीड वाइबल रहेंगे। तो सीड की मैक्सिमम वाइब्रेटी नोटिस हुई है फोइनिक्स टेक्टाइलिफेरा, 2000 इयर्स इसकी सीड वाइब्रेटी देखी गई है। एंड दिस ये जो सबसे पहला ये देखा गया था, ये सीड पाया गया था ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोल्ड पैलेस। किंग हेरोल्ड पैलेस का जब एक्सकेवेशन चल रहा था, खुदाई चल रही थी, तो वहां से एक सीड मिला था फोइनिक्स टेक्टाइलिफेरा, टेक पाम खजूर का, जिसकी वैलिडिटी 2000 साल देखी गई। उसी तरह से बेटा आर्कटिक टुंड्रा में सीड्स मिले थे ल्यूपिनस आर्कटिकस की, जिसकी वैलिडिटी देखी गई 10,000 इयर्स। तो जो सीड वैलिडिटी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैलिडिटी किनमें देखी गई है? ल्यूपिनस आर्कटिकस में, व्हिच इज सर्च और नोटिस इन आर्कटिक टुंड्रा रीजन। अब नाउ कम फॉर द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एपोमिक्सिस। क्वेश्चन क्या आएंगे बेटा बोर्ड में? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आता है। तो एपोमिक्सिस होती क्या है, किसमें कॉमनली नोटिस होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई फार्मर प्रेफर एपोमिक्टिक सीड ओवर हाइब्रिड सीड। कि जो हाइब्रिड सीड मार्केट में आते हैं वो बहुत ही कॉस्ट इनइफेक्टिव होते हैं, महंगे होते हैं एंड क्रिएट बर्डन ओवर एग्रीकल्चर और फार्मर। तो इसीलिए आजकल मार्केट में एपोमिक्टिक सीड की डिमांड बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के यदि ओव्यूल सीड बना रहा है, बिना गैमेट के एम्ब्रियो बन रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एपोमिक्सिस। तो इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक यूनिक टाइप की प्रोसेस है। अब तक आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं पौधे के अंदर दो तरह से, एक मेन पढ़ के आए हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने लोअर क्लास में सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है। मैं आपको बता दूं ऑल हायर प्लांट, not all higher plants show asexual mode by two means. Number one is vegetative means and number two is agamospermy or apomixis. ध्यान से सुनना, इसको agamospermy भी बोला जाता है। A का मतलब विदाउट, गैमो का मतलब मैरिज। विदाउट मैरिज यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक स्पेशल टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किससे मिमिक करती है, सेक्सुअल, मतलब यहाँ पे ना तो मेयोसिस चलती, ना गैमेट्स बनते, ना ही फ्यूजन होती, फिर भी एम्ब्रियो बनते हैं, फिर भी सीड बनते हैं। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी एपोमिक्सिस एंड इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किससे रिजेंबल कर रहा है, सेक्सुअल बीइंग से। टाइप्स की बात कर लेते हैं। इट इज मेनली 3 टाइप्स, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं तो हम उनके साथ ही चलेंगे। नंबर 1 इज रिकरेंट एगैमोस्पर्मी आल्सो नोन एज डिप्लोस्पोरी। ध्यान से सुनना, मैंने 3 टर्म बोला
नो मियोसिस, नो गैमेट, नो सिंगैमी, कोई मियोसिस नहीं चलती। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको मेगास्पोर मदर सेल पढ़ाया था हैविंग प्लॉइडी 2n। यदि मैं मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की जगह माइटोसिस चला दूं तो इट वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल। तो उसमें एग की प्लॉइडी भी क्या होगी बेटा 2n, और एग डायरेक्टली स्टार्ट बिहेविंग एज एम्ब्रियो। तो हियर द स्पोर प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड स्पोर। मेगास्पोर मदर सेल में इंस्टेड ऑफ मियोसिस क्या चल जाती है, माइटोसिस चलती है। इट वुड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल। और here egg directly start behaving as embryo, here synergy directly start behaving as embryo, here antibody start directly behaving as embryo। मतलब यहाँ पे diploid tissue directly क्या बना रहे हैं, embryo बना रहे हैं। That type of agamospermy or apomixis is known as recurrent। तो in this case MMC directly gives rise to 2n diploid embryo cell, hence the diploid embryo cell directly behave as embryo। तो ये आपके नोटिस होते हैं एप्पल में पेयर और एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी फैमिली रिसेंटली एनटीए ने ऐड किया है, सनफ्लावर की फैमिली है, लार्जेस्ट फ्लावरिंग फैमिली है। नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी सिलेबस में नहीं है। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग आल्सो कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। एक्सेप्शन है, पढ़ेंगे हायर क्लास में। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, सुनना एडवेंटिव का मतलब होता है अदर देन, जहां पे एम्ब्रियो सेक के अलावा कोई और ही टिश्यू पार्टिसिपेट कर जाए एम्ब्रियो बनाने में, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। हियर एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरोफिटिक बडिंग। सुनना ध्यान से, दिस इज एम्ब्रियो सेक बेटा, और इसको सराउंड किया था आपके न्यूसेलस ने और इंटेगमेंट ने। तो न्यूसेलस के टिश्यू और इंटेगमेंट के टिश्यू कहां पे एंटर कर जाए, एम्ब्रियो में, एंड दे डायरेक्टली स्टार्ट बिहेविंग एज एम्ब्रियो। ये भी एम्ब्रियो की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, many embryo बन चुके हैं, this type of polyembryony is known as nucellar adventive polyembryony। यदि न्यूसेलस ने पार्टिसिपेट किया तो nucellar adventive polyembryony, यदि इंटेगमेंट पार्टिसिपेट कर जाए तो इंटेगमेंटली adventive polyembryony। लेकिन एक ही एग्जांपल है nucellar adventive polyembryony, नोटिस इन सिट्रस प्लांट, नेवल ऑरेंज में मोर देन 40 एम्ब्रियो नोटिस हुए हैं। अब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाई एपोप्टोटिक सीड आर प्रेफरेबल, फार्मर क्यों प्रेफर कर रहे हैं। एक तो हाइब्रिड सीड कॉस्टली है, सेकेंड पॉइंट कि हाइब्रिड सीड यदि आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो कराते हो तो देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड। मतलब जो प्रोजेनी आएंगे वो पुअर ट्रेड के साथ आने शुरू हो जाएंगे। मतलब फार्मर्स को हर 2-3 साल बाद नए सीड खरीदना पड़ेगा। तो इट इज कॉस्ट इनइफेक्टिव मेथड। लेकिन यदि फार्मर एक बार एपोप्टोटिक सीड खरीद लेता है तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि वहां पे मियोसिस हुई ही नहीं है, तो गैमेट बनी ही नहीं है, तो सेग्रीगेशन नहीं होगी। ट्रेड रिमेन्ड मेंटेन जनरेशन आफ्टर, 10 साल बाद भी वही क्वालिटी के प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही प्रोडक्शन हमें ऑब्टेन होगी। एंड द प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम एपोप्टोटिक सीड शो रेजिस्टेंट टुवर्ड्स पैथोजन। मतलब जो एपोप्टोटिक सीड से पौधे बनाए जाते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट, मतलब उनके अंदर डिजीज, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की पावर या रेजिस्टेंट टुवर्ड वायरल इन्फेक्शन इज मोर। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू सो मच।